वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद हैं और इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी का लफ्ज़ आप लोगों के लिए अब नया नहीं है, आप लोगों को फेमिलियर है इस लफ्ज़ के साथ। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के साथ रिलेटेड, यानी कि हमने देखा कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है या जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है तो उस वक्त क्या क्या मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी का ताल्लुक हमारा सांस लेने के साथ है और डिसऑर्डर का लफ्ज़ी मतलब होता है बीमारियां, यानी कि डिजीजेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, विच इज़ the diseases that are related to respiration और breathing, यानी कि सांस लेने के अमल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। वैसे तो मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ हैं जिनका ताल्लुक रेस्पिरेशन के साथ होता है और जो सबसे कॉमन या आम लोगों को सबसे ज़्यादा जिसके बारे में नॉलेज होता है वो है लंग्स कैंसर की या फेफड़ों के कैंसर की, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए न्यू हैं और जो वर्ड्स हैं वो भी हमारे लिए नए हैं, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहली जो डिजीज़ है उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है कि सी और एच की आवाज़, क की आवाज़ निकलेगी और आप इसको पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसको आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपके मुंह से फ्लुएंटली ये वर्ड निकल सके। अब ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, यानी कि ब्रोंकाइटिस में बुनियादी तौर पर सूजन हो जाती है। किस चीज़ की? ब्रोंकाई की और ब्रोंकियोल्स की। हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया डिवाइड करता है और ब्रोंकाई बनती हैं और ब्रोंकाई डिवाइड करके फिर मज़ीद छोटी ट्यूब्स बनती हैं, उनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि कुछ वायरसेस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से और या फिर सिगरेट के स्मोक की वजह से हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं उनकी अंदर सूजन पैदा हो जाती है, स्वेलिंग पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से जो हवा के गुजरने का प्रोसेस है वो अफेक्ट करता है। तो इसमें हम लोग देखें, अगर ये है जी नॉर्मल ब्रोंकाई की शेप जो कि आपके सामने यहाँ मैंने बनाई है और इसमें ब्रोंकाई की शेप जो है वो बदल जाती है और सूजन पैदा हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, जिसकी वजह से जो रास्ता है या जो एरिया है ब्रोंकाई का वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब ब्रोंकाई की जो टाइप्स हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। 2 तरह का ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट का मतलब होता है शदीद किसी चीज़ का होना और क्रॉनिक का मतलब होता है शदीद तर होना, यानी कि ज़्यादा ख़तरनाक होना। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में बुनियादी तौर पर क्या होता है कि ये थोड़ा कम अरसा रहती है और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। ये आम तौर पर 14 से 15 दिन यानी कि 14 to 15 डेज तक ब्रोंकाइटिस होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो ये ठीक हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है वो आम तौर पर 3 मंथ्स तक भी चला जाता है, यानी कि 3 महीने तक ये बीमारी रहती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, और बाज़ दफ़ा अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो तो उस वक्त 2 इयर्स भी लग जाते हैं और 2 साल तक भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं होता। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स की। किसी भी बीमारी को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी डिज़ीज़ को या डिसऑर्डर को, तो हमारे माइंड में उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिम्टम्स के हमें पता चलेगा कि इसको ये फ़लानी बीमारी हुई है।
तो जो सिम्टम्स हैं ब्रोंकाइटिस के, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और उसका जो सबसे अहम सिम्टम है वो है खांसी यानी कि कफ। तो पेशेंट को जो ब्रोंकाइटिस है, चाहे वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें कफिंग होती है। इसके अलावा फीवर यानी कि बुखार भी हो सकता है। माइल्ड वीजिंग का लफ्ज़ होता है कि बाज़ दफ़ा जब हमें खांसी हो रही होती है या हमारा गला ख़राब होता है, तो जब हम खांसते हैं या जब हम सांस लेते हैं तो हमारे गले से एक सीटी की विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। वो छोटे बच्चों में बहुत इजीली आप सुन सकते हैं। जब छोटे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ होता है या जब उनका गला ख़राब होता है, रेशा होता है उनको, तो उस वक्त जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ उनकी एक आवाज़ निकलती है, सीटी की आवाज़ निकलती है हवा की, उसको बायोलॉजी में व्हीजिंग साउंड कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है वो भी जब सांस लेता है अंदर या बाहर, तो उसमें भी वो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको व्हीजिंग कहते हैं। और इसके बाद चिल्स, क्योंकि बुखार मैंने आपको बताया इसका एक सिम्टम है, तो सिर्फ बुखार नहीं होता बल्कि चिल्स होती हैं। चिल्स का मतलब है कि हमें सर्दी भी लगती है इसमें साथ साथ। और इसके बाद जो अगला सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है सांस फूल जाना या सांस चढ़ जाना, और हमें सांस लेने में मुश्किल होना। क्योंकि हमने पढ़ा था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ब्रीथिंग रेट कितना होता है, और इसी तरह से जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल पे चला जाता है। लेकिन ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो बरकरार रहती है, और वो ज़रा सा भी अगर कोई जिस्मानी काम करते हैं या मुशक्क़त का काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस वक्त उनकी फिर जो शॉर्टनेस है ब्रेथ में वो पैदा हो जाती है। ये है जी ब्रोंकाइटिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्रोंकाइटिस। दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन है ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। इट हैज़ 2 टाइप्स, एक्यूट जो 14 to 15 डेज रहती है यानी कि 1 वीक और 2 वीक, और इसके बाद जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। और सेकेंड टाइप है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो 3 मंथ से 2 ईयर्स तक हो सकती है। इसके सिम्टम्स में कफिंग, फीवर, चिल्स, व्हीजिंग साउंड और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अगली डिजीज का नाम है एम्फीसीमा। एम, ये ई साइलेंट है, एम फी सीमा, पी और एच की आवाज फ की आवाज आएगी, फ, एम फी सीमा, एम्फीसीमा, एम फी सीमा, एम फी सीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स हैं या एल्वियोलर सैक्स हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा होती है, और उनकी इन्फेक्शन की वजह से जो उनका सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। यानी अगर हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल शेप जो हमारी एल्वियोलाई की है वो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एम्फीसीमा की बीमारी में जो शेप है वो चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाती है। ये शेप बन जाती है एम्फीसीमा की बीमारी के अंदर, और इसकी वजह से जो सरफेस एरिया कम हुआ है, जो जगह कम हुई है, उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में आ जाती है, और ओरिजिनल शेप जो लंग्स की होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद वो नहीं बरकरार रह पाती। बेसिकली एम्फीसीमा में जो मरीज़ है या जो पेशेंट है उसके लंग्स की शेप प्रॉपर नॉर्मल नहीं रहती, वो एबनॉर्मल शेप हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें भी सबसे पहले जो सिम्टम है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी कि सांस लेने में मुश्किल का सामना होता है। इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ये इसका सेकेंड सिम्टम है, यानी कि सांस से रिलेटेड या तो जुकाम या फ्लू या और कोई बीमारी एम्फीसीमा के साथ हो सकती है। और इसके अलावा 2 सिम्टम्स और हैं, एक है थकावट महसूस करना, फटीग। फटीग का मतलब होता है आपको जिस्म थका थका महसूस होता है या जिस्म में दर्द महसूस होता है, तो उसको हम फटीग कहते हैं। और आखिरी सिम्टम इसका है वेट लॉस, यानी कि पेशेंट का वज़न जो है वो बड़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, एम्फीसीमा की बीमारी जो है ये शुरू में पता नहीं चलता हमें कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या पेशेंट के साथ कोई मसला है, और जब हमारे लंग्स का 50% या बाज़ दफ़ा 70%
एरिया डैमेज होता है तो उस टाइम इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। और 50% या 70% का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लंग्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि 50% का मतलब है कि आधे लंग्स हमारे इससे प्रॉब्लम में आ गए हैं या ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। और 70% का मतलब है कि आधे से भी ज़्यादा हमारे लंग्स को प्रॉब्लम हो गई होती है, यानी लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है और उसकी वजह से जो लंग्स की शेप है वो मुतासिर होती है या अफेक्ट होती है। तो ये जी सेकेंड डिजीज़ थी जिसका नाम था एम्फिसीमा। इसमें जो एल्वियोलर सैक्स हैं उनके अंदर जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और ये बीमारी जो है उसमें सिम्टम्स ये हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, फटीग यानी कि थकावट महसूस होती है, वेट लॉस होता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कुछ और मज़ीद इसमें शामिल हो जाती हैं। और सबसे आखिर में हमने अभी ये बात की है कि 50% से 70% तक जब डैमेज हो जाता है तो उस टाइम एम्फिसीमा के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं या ये बीमारी अपने आप को जाहिर करती है। तीसरे नंबर पे जो डिजीज़ आती है वो है निमोनिया। और निमोनिया की जो बीमारी है ये पहले वक्तों में इंसानों की डेथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। निमोनिया जो होता था जब लोगों को, तो क्या होता था कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन पुराने ज़माने में निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। 1/3 का मतलब है कि अगर 3 लोगों को निमोनिया हुआ है तो उनमें से एक इंसान की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब निमोनिया के लिए इलाज भी मौजूद है, ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, तो अब डेथ रेट कम तो हुआ है लेकिन ये बीमारी अभी भी मौजूद है। निमोनिया बेसिकली लंग्स को मुतासिर करती है, यानी कि ये फेफड़ों की बीमारी है निमोनिया। और इसकी प्रोनाउंसिएशन में ये पी साइलेंट है, नियोमोनिया, निमोनिया, 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 ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और ये प्रोनाउंसिएशन इसलिए आसान है क्योंकि ये वर्ड आपने उर्दू ज़ुबान में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। निमोनिया में अगर दोनों लंग्स मुतासिर होंगे उसको डबल निमोनिया कहते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। निमोनिया की बीमारी कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ वायरसेस की वजह से और कुछ फंजाई की वजह से होती है। जो बैक्टीरिया निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो निमोनिया है वो उसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, तो हमें उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम पता होना चाहिए। उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा वायरसेस हैं जिनके नाम है इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जो बाज़ दफ़ा हमारे लिए निमोनिया का सबब बन जाते हैं। अब होता यह है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है या कुछ और है, वो लंग्स में जाता है तो वो एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, क्योंकि लंग्स में एल्वियोलाई मौजूद हैं और वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वहाँ पर जाकर फिर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया स्टार्ट होते हैं और सिम्टम्स ऑफ निमोनिया में आता है हाई फीवर, यानी पेशेंट को एक तो बुखार होता है और निमोनिया आमतौर पे आम लोगों की ज़ुबान में बुखार का ही नाम है, यानी कि कहते हैं कि फ़लाने को निमोनिया का बुखार हो गया है। तो इसका जो सबसे अहम सिम्टम है वो तेज़ बुखार है और बुखार के साथ फिर जिस्म में कपकपाहट होती है, सर्दी लगती है, उसको कहते हैं शिवरिंग। और इसके अलावा जो अगला सिम्टम है वो है खांसी और बलगम पैदा होता है, यानी कि जब आप खांसते हैं, खांसी के दौरान आपकी बॉडी से स्प्यूटम निकलता है और स्प्यूटम का मतलब होता है बलगम। बाज़ दफ़ा 2 सिम्टम्स और भी होते हैं और वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि लंग्स मुतासर होते हैं। और एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट के जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है और उसकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। किताबों में वर्ड डस्की इस्तेमाल होता है, डस्की। तो डस्की का वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है डॉन एंड डस्क। डॉन कहते हैं सहरी के वक्त को, यानी कि सुबह का वक्त जो होता है उसको डॉन कहते हैं, और डस्क कहते हैं रात के शाम के वक्त को, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है और सनसेट के वक्त का जो टाइम होता है उसको हम डस्क का टाइम कहते हैं। तो इन पेशेंट्स की जो स्किन का कलर है वो डस्की हो जाता है, यानी कि डार्क हो जाता है या पर्पलिश कलर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रही होती और उसकी वजह से फिर उनकी स्किन हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है कि इनकी कलर स्किन का चेंज है।
कुछ वैक्सीन ऐसी अवेलेबल हैं जो इस बीमारी के लिए दी जाती हैं पेशेंट्स को, और वो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन वैक्सीन से हमें फ़ायदा रहता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वैक्सीन के बावजूद हमें निमोनिया की बीमारी हो जाती है। तो और भी कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। आज हमने 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।